इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी बहुत ही जरूरी जानकारियों के साथ, बहुत ही जरूरी बातों के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। मैं आपके साथ हूँ आरती, और मैं हूँ आपके साथ शशि कपूर जी। और साथियों, जैसे कि आज लगभग हम पूरा दिन सुन रहे हैं और पिछले कई दिनों से हम भी आपसे इस विषय पर बात कर ही रहे हैं कि प्राकृतिक खेती कितनी ज्यादा जरूरी है, क्यों। बिल्कुल आरती, क्योंकि देखिए प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि हमारे जो किसान मित्र हैं उनकी जो आमदनी है वो बढ़े और लागत जो खेती पर है वो बहुत बिल्कुल ना हो, तभी तो उनको फायदा होगा। तो यही प्राकृतिक खेती का मतलब है, मतलब जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती। बिल्कुल जीरो बजट की, लागत ना लगे और फायदा हो, आमदनी हो, तो हमारा किसान कितना खुश हो जाए और उसको लगे कि उसकी मेहनत सफल हो रही है। तो इसी के सिलसिले में गुजरात के आणंद में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्री वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया गया, जो कि पिछले 14 तारीख से लेकर अब तक आज तक 16 दिसंबर तक किया गया है, यानी कि 3 दिन चला है ये समारोह। और आज इसके समापन दिवस के अवसर पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संबंध में देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को, हमारे जो भी किसान मित्र हैं उनको संबोधन दिया है। और क्या संबोधन दिया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो आइए सुनते हैं उनके संबोधन के कुछ संपादित अंश। देश के कृषि सेक्टर, खेती, किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देश भर के किसान साथियों से आग्रह किया था कि नेचुरल फार्मिंग के नेशनल कॉन्क्लेव से जरूर जुड़े। करीब करीब 8 करोड़ किसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये कॉन्क्लेव गुजरात में भले हो रहा है, लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है, भारत के हर किसान के लिए। एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। इस कॉन्क्लेव के दौरान यहां हजारों करोड़ रुपए के समझौते, उसकी भी चर्चा हुई, उसका भी कुछ प्रगति हुई है। इनमें भी इथेनॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्साह दिखा है, नई संभावनाओं को विस्तार देता है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि गुजरात में हमने टेक्नोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किए थे वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का, उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है। आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को
उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी तब क्या होगा? जब मौसम ही साथ नहीं देगा, जब धरती माता के गर्भ में पानी सीमित रह जाएगा, तब क्या होगा? आज दुनिया भर में खेती को इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर से, दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत भी बढ़ती है, किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है। ये समस्या किसानों और सभी देशवासियों की सेहत से जुड़ी हुई भी है। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। साथियों, गुजरात में कहावत है, हर घर में बोली जाती है, पानी आवे तो पहला पाड़ बांधो, पानी पहला पाड़ बांधो। આપણે ત્યાં બધા જ કહેતા હોય છે। इसका तात्पर्य ये कि इलाज से पहले परहेज बेहतर। इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाए, उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित ही है। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गौमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है, ना कीटनाशक पर। इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और बाढ़ सूखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पानी वाली भूमि, प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसलें ले सकता है। यही नहीं, जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है। यानी कम लागत, ज्यादा मुनाफा, यही तो प्राकृतिक खेती है। साथियों, आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है उतना ही बैक टू बेसिक की ओर बढ़ रही है। इस बैक टू बेसिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना। इस बात को आप सब किसान साथियों से बेहतर कौन समझता है? हम जितना जड़ों को सींचते हैं उतना ही पौधे का विकास होता है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। आज जब दुनिया ऑर्गेनिक की बात करती है, आज जब बैक टू बेसिक की बात होती है, तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पड़ती है। साथियों, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक फ्रेम में डालना होगा। इस दिशा में हमारे ICAR जैसी संस्थानों की, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। हमें जानकारियों को केवल रिसर्च पेपर्स और थियरीज तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें उसे एक प्रैक्टिकल सक्सेस से बदलना होगा। लैब टू लैंड, यही हमारी यात्रा होगी। इसकी शुरुआत भी हमारे ये संस्थान कर सकते हैं। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ले जाएंगे। आप जब
ये करके दिखाएंगे कि ये सफलता के साथ संभव है, तो सामान्य मानवी भी इससे जल्द से जल्द जुड़ेंगे। साथियों, नया सीखने के साथ हमें उन गलतियों को भुलाना भी पड़ेगा जो खेती के तौर तरीकों में आ गई है। जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से धरती अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जाती है। हम देखते हैं जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है तो वो ईंट का रूप ले लेती है और वो ईंट इतनी मजबूत बन जाती है कि इमारत बन जाती है। लेकिन फसल के अवशेषों को जलाने की हमारी यहां परंपरा सी पड़ गई है। पता है कि मिट्टी तपती है तो ईंट बन जाती है, फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं। इसी तरह एक भ्रम ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के फसल अच्छी होगी ही नहीं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पहले केमिकल नहीं होते थे लेकिन फसल अच्छी होती थी। मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद कृषि युग में मानवता सबसे तेजी से फली फूली आगे बढ़ी, क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी। लगातार लोग सीखते थे। आज औद्योगिक युग में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, कितने साधन हैं, मौसम की भी जानकारी है। अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहास बना सकते हैं। दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परेशान है, उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंपरागत ज्ञान के द्वारा उपाय दे सकता है। हम मिलकर के कुछ कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, नेचुरल फार्मिंग से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा वो है हमारे देश के 80% छोटे किसान। वो छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च केमिकल फर्टिलाइजर पर होता है। अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी। तो रसायन मुक्त हो खेती, हमारी प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाए, यही अभी एक बहुत कुछ बातों के साथ अपील रही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संबोधन में, जिसके कुछ संपादित अंश आप तक हमने पहुंचाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। बिल्कुल आरती। और प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस गरिमामयी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हम सबका मार्गदर्शन इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े लगभग 8 करोड़ किसान भाइयों और बहनों की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गुजरात प्रेरणादायी धरती है। गुजरात ने ही महात्मा गांधी को जन्म दिया। गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में योगदान किया और इतिहास में अमर हो गए। गुजरात की धरा ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की अनेक रियासतों को भारत संघ में विलय करके सारे देश को एकता के सूत्र में पिरोया और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को संपन्न करा के नए इतिहास का सृजन वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। गुजरात ने ही हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिया। आज देश में ही नहीं, सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार्य है। विश्व के राजनीतिक परिदृश्य पर ऐसी बनी है कि एक समय था जब भारत की अनदेखी होती थी और आज दुनिया का कोई भी वैश्विक संगठन का एजेंडा तब तक नहीं बनता जब तक भारत की सहमति नहीं हो जाती। यह परिवर्तन सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। वहीं प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान के लिए जो उनका समर्पण है वह निश्चित रूप से देखते ही बनता है। आप सबके ध्यान में है गरीबी के प्रति प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता। आज अगर देश में ये सुनिश्चित होना जा रहा है कि देश के प्रत्येक गरीब आदमी को सर्व सुविधा युक्त मकान मिल जाएगा, तो यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का परिणाम है।
कोविड के इस कालखंड में 19 महीने तक 1,60,000 करोड़ से अधिक रुपया लगाकर देश की गरीब जनता को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हो रहा है, तो यह नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता का परिचय है। जहां तक कृषि और किसान का सवाल है, आज जिस समिट के अंतर्गत हम बैठे हुए हैं, यह आरंभ किसने किया? गुजरात खेती की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रांत नहीं माना जाता, सिंचाई की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रांत नहीं माना जाता था, पीने के पानी की कमी भी गुजरात में थी। सरकारें तो बहुत आई और गई, मुख्यमंत्री बहुत आए और गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भागीरथ बनकर गुजरात में पानी को भी बढ़ाया और खेती को भी समृद्ध बनाने का काम किया। 3 दिवसीय सम्मेलन कृषि पर, खाद्य प्रसंस्करण पर प्रतिवर्ष हो और गुजरात का किसान नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, यह काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस गुजरात की धरा पर प्रारंभ हुआ। पद का काम संभाला, तब से लगातार कृषि उन्नत हो, कृषक की आमदनी दोगुनी हो, कृषि समृद्ध हो, कृषि तकनीक से जुड़े, देश के भविष्य की पीढ़ी कृषि में रुके और उसकी रुचि बढ़े, इस दिशा में लगातार प्रधानमंत्री जी ने काम करना प्रारंभ किया। और आप सब ने देखा है कि पहली बार देश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 11.5 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपया उनके बैंक खाते में भेजने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 7 लाख रुपया 7 लाख करोड़ रुपया केसीसी में किसान को मिलता था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 16 लाख करोड़ रुपया क्रॉप लोन किसान को मिल रहा है, जिससे वह अपनी खेती को आगे बढ़ा रहा है। इस क्रॉप लोन में पशुपालन और मत्स्य पालन के किसान भी जुड़े, यह भी नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को बीच में देने का काम हुआ है। छोटे किसान 85-86% है, उनकी ताकत बढ़े, वो महंगी फसलों की ओर जाएं, वो अच्छी फसलें पैदा करें, वो टेक्नोलॉजी से जुड़े, वो अपनी फसल का प्रोसेसिंग कर सके, मार्केटिंग कर सके। इसलिए देश में 10,000 एफपीओ और उन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई। कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, गांव-गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसान को चाहिए उसकी उपलब्धता नहीं थी, तो कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, औषधि खेती के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रावधान किया, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है और आज उसका लाभ किसानों के संगठनों को मिलने लगा है। देश के स्वर्ण अक्षरों में और कृषि के इतिहास में लिखा जाएगा, एक तौर से पुरानी विधा, एक तौर से प्राकृतिक विधा, प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती। आज का यह कार्यक्रम प्राकृतिक पद्धति खेती पर के लिए समर्पित है और इसलिए आज इस विषय पर हमको प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा और आचार्य जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा, गृह मंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिलेगा। आज का यह अवसर निश्चित रूप से इस विधा को हिंदुस्तान की धरती पर और बढ़ाने में उपयोगी होगा। कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए एक उपयोजना का आरंभ किया है। देश के 8 राज्यों ने इस उपयोजना के अंतर्गत काम प्रारंभ कर दिया है और आज का यह कार्यक्रम करोड़ों किसानों की उपस्थिति, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश भर में फलीभूत होगा और हम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। तो आरती, देखिए प्राकृतिक खेती की बात हो रही है तो हम अपने किसान मित्रों को फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि देखिए गाय मूत्र और जो गोबर है उसका घोल का इस्तेमाल जब हम अपने खेतों में करते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है और साथ ही साथ हमारे जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो भी अच्छी बनी रहती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही साथ ये भी है कि प्राकृतिक खेती के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण, इसको भी बढ़ावा देने पर आज के इस कार्यक्रम में काफी जोर दिया गया। बिल्कुल। और देखिए सही बात आपने कही है कि हमारे जो किसान मित्र अगर उनका अच्छा उत्पादन होता है तो कई बार ऐसा होता है उत्पादन तो अच्छा हुआ लेकिन बाजार में उस वक्त वो रेट उनको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में जो खाद्य प्रसंस्करण की बात कही गई है तो उसकी बहुत ही अहम भूमिका बन जाती है। तो क्या होता है खाद्य प्रसंस्करण, कैसे हमारे जो किसान मित्र हैं अपना कोई वो संयंत्र लगाना चाहते हैं तो कैसे वो लगा सकते हैं, तो इस पर एक जानकारी अपने किसान मित्रों को दिलवाते हैं और ये जानकारी दे रही हैं डॉक्टर श्रुति सेठी और इनसे बात कर रहे हैं रूप सिंह डागर। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
आज के कार्यक्रम में हमारे बीच हैं डॉक्टर श्रुति सेठी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं, और इनसे हम जानकारी हासिल करेंगे कि भाई किस तरह से हम फूड प्रोसेसिंग करके उसका हमारे जीवन में क्या योगदान है, किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। इस तरह के कई पहलुओं पर हम बातें करेंगे। तो डॉक्टर साहब जी, खाद्य प्रसंस्करण वाकई में होता क्या है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। खाद्य प्रसंस्करण मतलब जो भी हमें खेत से जो उत्पाद आता है उसको हम खाने योग्य कैसे बनाएं, ये होता है खाद्य प्रसंस्करण। जैसे आप अगर धान आता है आपके पास, तो हम वैसे तो नहीं खा सकते उसको हम किस तरीके से बदलाव करें उसमें कि हम उसको खाने योग्य बना पाए। जैसे हमने उसका बाहर का भूसी हटा दी और उसको हम पहले तो भूरे राइस में बनाते हैं, फिर सफेद चावल में बनाते हैं। यानी कि धान से हम पहले उसको चावल में तब्दील करें। हाँ जी, हाँ जी। उसको हम प्रोसेसिंग, ऐसे कोई भी स्टेप लेना उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो भाई देखिए, ऐसा है खाद्य प्रसंस्करण की जो शुरुआत है डॉक्टर साहब ने बताई कि भाई खाने योग्य किस तरह से उसको बनाना है। धान के बारे में जिक्र कर दिया। अब देखिए दूसरी अन्य फसलें हैं जिनका भी जिक्र करेंगे। और ऐसा भी होता है कि कई बार मौसम में हमारे पास बहुत मात्रा में कई चीजें होती हैं जिनका हम बहुत समय पीछे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी डॉक्टर साहब इच्छुक हैं बताने के कौन कौन सी ऐसी सावधानी बरतें हैं कि भाई जिससे जो इसके लाभ है ना वो हमारे लिए बरकरार बने रहें। देखिए, फूड प्रोसेसिंग के सबसे पहले तो मैं लाभ बता दूं आपको। जब भी आप प्रोसेसिंग करते हैं तो जैसे आपने अभी बताया कि हम उसको ऑफ सीजन यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो मौसमी फल सब्जी हैं उनको आगे तक हम कैसे ले जाएं, कैसे भंडारण करें ताकि उनकी अवधि बढ़ जाए। दूसरा, आप उससे विविध प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं जो आपको टेस्ट भी देंगे और आप अलग अलग व्यंजनों के साथ उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, जो आप इकाई लगाएंगे, उससे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, जिससे आप रोजगार देंगे तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। अब इससे जब भी आपने कोई इकाई लगानी है तो क्या सावधानियां बरतनी है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे आप इकाई लगा रहे हैं वो मार्केट के पास है या नहीं, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन देखना है, उसमें ज्यादा खर्चा ना आए। बिजली पानी का सारा प्रावधान होना चाहिए वहाँ पे, नहीं तो उसका भी अगर कंटिन्यूअस आपके पास पानी नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये देखना है। फिर एक और जरूरी चीज, जो भी चीज आपको प्रसंस्कृत करनी है उसकी आपको कंटिन्यूअस सप्लाई रहनी है। जैसे सपोज आपने आंवला के कुछ बनाने हैं पदार्थ, तो आपको आंवला लगातार मिलता रहे। तो आपका जो पैदावार जहाँ से आ रही है, जो भी खेत हैं जहाँ से आप लेंगे, वो बगल में आसपास कहीं होने चाहिए ताकि आपको आसानी से आपको पदार्थ मिल जाए जिसका आपका प्रोसेसिंग करनी है। बहुत अहम बात आपने बताई है डॉक्टर साहब कि अगर हम जिसका प्लांट लगा रहे हैं और उसका वो जो भी हम बनाने के लिए मान लो जैम बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं, जिस भी फल या सब्जी की बना रहे हैं, अगर वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हमारा तो कारखाना कुछ कामयाबी की ओर नहीं चलेगा। तो ये तो बात है। और इसके जो लाभों के बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि देखिए अब टमाटर है महंगा है, कोई दूसरी सब्जी है वो भी सस्ती है, और ऑफ सीजन में जाकर के वो बहुत महंगी हो जाती है। जैसे मटर की बात है, मटर को अगर अप्रैल के बाद अगर हम देखते हैं तो बहुत महंगी होती है। तो उसका जो हमारा जो स्वाद है ना बरकरार बना रहे और ऑफ सीजन में हम खाते रहे, तो इसके लिए क्या कुछ करें? देखिए, जैसे मटर की आपने बात करी, वो तो सबसे ज्यादा आप फ्रोजन मटर मिलेगा आपको मार्केट में। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए भी अगर हमारे किसान भाई छोटी सी कोई इकाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि जो भी हम फ्रोजन कोई भी सब्जी करते हैं, जैसे आप देखेंगे मार्केट में गाजर, मटर या बीन्स, ये सब फ्रोजन, या गोभी, फूल गोभी, वो भी मिलती है फ्रोजन, या सबका मिश्रण मिलता है। सबसे पहले हमें उनकी ब्लांचिंग करनी आवश्यकता है। ब्लांचिंग मतलब हम उसे उबलते पानी में उपचारित करेंगे। आप 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 मिनट के लिए उपचारित करें और उसके बाद उसको फ्रीज कर दें। उससे क्या होता है, भूरापन नहीं होगा स्टोरेज के टाइम, और 90 डिग्री पे जब आप उसको उपचारित करेंगे तो वो आधा गल जाता है, आधी पक जाती है। तो जब आप फ्रोजन स्टोरेज से निकालेंगे तो आसानी से वो बन जाती है, घर में जल्दी बन जाती है, और इससे आप ज्यादा देर तक भंडारित कर सकते हैं।
और उसमें कोई दुर्गंध भी नहीं बनेगी? कोई दुर्गंध नहीं, कोई भूरापन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्रेश लगेगी आपको। और फ्रोजन स्टोरेज का ये फायदा है कि उससे जो आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो पोषक तत्व है, वो बरकरार रहते हैं, कम नहीं होंगे। कम नहीं होंगे, बिल्कुल संतुलित, क्योंकि हमने उसमें ज्यादा ताप नहीं दिया है, तो बिल्कुल संतुलित मात्रा में रहेंगे सब कुछ। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ चीज को पीछे के लिए रख देते हैं, भले ही देखिए हम फ्रिज का सहारा लेते हैं, परंतु उसमें भी कई बार ऐसा है कि फफूंद जनित रोग आ जाते हैं। बिल्कुल जी, हैं वो फफूंद लग गई, या कई बार ऐसा देखने में आता है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू पर भी असर पड़ता है जी। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फ्रोजन स्टोरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक आप उसको ज्यादा ताप में उपचारित ना करें तब तक फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी आपने फफूंद की बात करी, फूड प्रोसेसिंग का ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है कि आप प्रोसेसिंग करेंगे तो आप जो भी सूक्ष्म जीव की क्रियाएं हैं वो आप रोक सकते हैं। तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फूड जो है वो सेफ हो जाएगा, खाने योग्य रहेगा लंबे टाइम तक। और इससे संबंधित सावधानी कौन सी बरतनी है? खाना तैयार करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए? हाँ जी। जी, प्रोसेसिंग के लिए जब जैसे अभी बात कर रहे थे हम सेफ्टी की, जो भी आपने खाद्य उत्पाद बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लेंगे वो सबसे पहले साफ होना चाहिए, और आपको सारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पालन करना है। जैसे जो भी इकाई हो वहां से शौच जो है वो दूर हो, जो भी उसका रख रखाव कर रहे हो या जो प्रोसेसिंग में लोग लगे हैं उनके नाखून कटे हो, बाल कवर्ड हो, ताकि खाने में कोई कंटेमिनेशन, अडल्ट्रेशन ना रहे। और वो ब्रांड आप एक बना सकते हैं अगर आप एक क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो ये सब सावधानियां रखेंगे, सफाई पूरी रखें। जैसे ओपन खिड़की है, कोई खुली खिड़की, उसके ऊपर जाल लगा दें जहां से मिट्टी या ये मक्खी ऐसे कीटाणु ना आए। तो ये सब बातों का ध्यान बहुत जरूरी है। तो आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास में जो खाद्य प्रसंस्करण का बढ़ता योगदान है। इस विषय पर डॉक्टर श्रुति सेठी प्रधान वैज्ञानिक हैं जो फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में इनसे बात कर रहे थे रूप सिंह डागर जी। उम्मीद है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी रही होगी और काफी कुछ आपने इससे ज्ञान तो ले ही लिया होगा, क्यों शशि जी? बिल्कुल, तो हमारे जो भी किसान मित्र हैं जरूर इस तरफ गौर करेंगे और खाद्य प्रसंस्करण की तरफ वो बढ़ेंगे। और आज जो हम खासकर बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की आरती, तो देखिए हमारे जो किसान मित्र सोच रहे होंगे शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करने के लिए तो उनको एक देसी गाय तो लेनी पड़ेगी, और देसी गाय जैसा हमने बताया कि भाई गाय का जो गोबर है, गोमूत्र है, और हम बात करें अगर एक देसी गाय की तो 30 एकड़ जो जमीन है जी, वो उस पर खेती कर सकते हैं, वो भी जीरो बजट की हम बात कर रहे हैं। तो देसी गाय आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप ये जो प्राकृतिक खेती है वो आप कर पाएंगे। और देसी प्रजाति के गोवंश के गोबर और मूत्र से आप जो है जीवामृत है, घनजीवामृत है और जामन बीजामृत ये बनाया जाता है, और इनका जो है खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। जी, और ये छोटे छोटे से पॉइंट्स जिन पर ध्यान देंगे कर हमारे किसान भाई, तो एक है ना कि बिना लागत एक अच्छी आमदनी उनको मिल जाएगी। और बहुत अच्छी बात यह है कि देश के करोड़ों किसान जो है अब इससे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए हम जो बात कर रहे हैं कि उनको जीरो लागत में उत्पादन अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ जब गाय घर पर होगी तो घर में घी की, दूध की वो भी कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात कही आपने। और देखिए अगर जब हम वैसे खेती करते, रसायन वाली खेती करते हैं, तो काफी जो एक अधिकांश जो एक अंश कहें किसानों का खर्च हो जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर पर खर्च हो जाता है। अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ आते हैं तो उनपे खर्च नहीं होगा। हाँ, और दूसरी बात ये भी आती है कि जब हम जो हमारे रासायनिक खेतों का इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारी भूमि है उनकी जो उर्वरक शक्ति है वो बेकार होती है। तो उम्मीद है हमारे सभी किसान मित्र जरूर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। फिलहाल हमारा आज का कार्यक्रम किसान की बात यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपसे आरती और शशि कपूर लेते हैं अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा